जो इशू बाबरी मस्जिद का था, एक बार फिर उसी लाइन पर ये ज्ञान वापी मस्जिद के इशू को, ये जो डिसीजन है वो बाबरी मस्जिद के हक में आएगा, क्योंकि कोई दलील, कोई लॉजिक, कोई एविडेंस ऐसा नहीं था जिससे यह साबित किया गया कि बाबरी मस्जिद की जगह कोई मंदिर था और उस मंदिर को प्रशासन दूसरी तरह से ये क्या कहते हैं कि दबाव डालना चाहता है, एक खौफ और हिरास पैदा करना चाहता है। जिस तरह से वहां पर यानी डिटेन किए जा रहे हैं, निशाना हुकूमत का इरादा साफ नजर आता है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। एनक्रोचमेंट हटाने का ये तरीका और वो नहीं है। हमारे सामने पेश करती है, लेकिन आपने जो सवाल किया है उससे ये बात भी निकल कर आ रही है और हम महसूस भी कर रहे हैं कि अब बेचैनी बढ़ती जा रही है मौजूदा हुकूमत के रवैये के खिलाफ, और खुद उनके कैंप में भी बेचैनियां बढ़ रही है ऐसा लगता है। और अब लोग बोलने की हिम्मत जुटा रहे हैं, अब लोग हुकूमत से सवाल करने की शुरुआत कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन अभी भी ये बहुत दबी हुई आवाज है, अभी भी बहुत डर लोगों में पाया जाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक सिल्वर लाइनिंग है जिसको हम महसूस कर रहे हैं कि हालात अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और लोगों को हिम्मत जुटानी होगी, ख़ासतौर से आप जैसे हिम्मत वाले मीडिया के लोगों को, कि वो बगैर किसी डर के अपनी बात, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ ही क्यों ना हो, वो ज़रूर कहनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जिसको आपने भी महसूस किया है और हम समझते हैं कि इसको और तेज़ी से बढ़ना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो बहुत तशवीशनाक है और वो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको बताती है कि क्या महसूस कर रहा है हमारा मीडिया के लोग, कितने दबाव में काम कर रहे हैं और उनकी आज़ादी कितनी लिमिटेड हो गई है। तो ये आप सब भी हमसे अच्छी तरह ज़्यादा जानते हैं। सर, आपने अपनी बातें से मुद्दों पे रखी। एक मुद्दा है सर्वे जो हो रहा है ज्ञान व्यापी में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? पहले उसको लेकर काफी खिलाफत हुई, लेकिन आप कोर्ट ने अलाउ कर दिया वहाँ पर सर्वे होने के लिए। सर्वे चल रहा है, तो आप किस तरह यूपी में जो जिले का कोर्ट था, बाद में हाई कोर्ट ने वहां सर्वे करने की बात की थी। ये बिल्कुल जो हमने कानून बनाया था पार्लियामेंट में, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, इसमें यह बात है कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस है वो स्टेटस बाकी रहेगा, ये बात तय हो गई है। तो इसका पालन करना, वो लोकल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आज हम अखबार पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मस्जिद की तरफ से एक पिटीशन दाखिल किया गया था कि ये सर्वे को रोका जाए, सर्वे को नहीं रोका है। तो ये जो लीगल जो प्रोसेस है इसका एब्यूज है और ये माहौल को खराब करने वाला है। इससे बहुत नुकसान होगा पूरे समाज का। जो इशू बाबरी मस्जिद का था, एक बार फिर उसी लाइन पर ये ज्ञान वापी मस्जिद के इशू को ले जाया जा रहा है, इसलिए हम इसको सही नहीं समझते। और जो कुछ सर्वे हो रहा है इसको अगर लागू किया जाएगा, इस किस्म की बातें होंगी, तो अभी हम देख रहे हैं कि बुद्ध मजहब के मानने वाले लोगों ने भी अपील की, उन्होंने भी एक पिटीशन दाखिल किया है कि वो जो कुछ ज्ञानवापी की मस्जिद का है वो हमारा है। तो इस देश में कोई मस्जिद, कोई मंदिर या कोई और इबादत गाह, उन सब पर मुकदमे होंगे। तो ये बहुत अच्छा किया था हमारे देश में कि हमने ये तय कर लिया था कि हम
1947-15 अगस्त को जिस मस्जिद का या मंदिर का, चर्च का जो स्टेटस है उसको तस्लीम करेंगे, तो गवर्नमेंट को भी और कोर्ट को भी उसी डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। जो कुछ हुआ है उसको हम बहुत नुकसानदा समझते हैं। बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कि वो पुरानी गलतियों को पुनरावृत्ति ना होने दें। वो साक्ष्य है, बौद्धिक साक्ष्य है, शास्त्रीय प्रमाण है, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी है। स्वाभाविक रूप से इस पर वो सोच समझ के फैसला करें। जी जी, आपकी बातें हमारे सामने हैं। देखिए, जब बाबरी मस्जिद का भी डिसीजन आया, तो जब डिसीजन को जजेस पढ़कर सुना रहे थे, तो वो सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि ये जो डिसीजन है वो बाबरी मस्जिद के हक में आएगा, क्योंकि कोई दलील, कोई लॉजिक, कोई एविडेंस ऐसा नहीं था जिससे यह साबित किया गया कि बाबरी मस्जिद की जगह कोई मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। कोर्ट ने तस्लीम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने की कोई बात मौजूद नहीं है। लेकिन फैसला जो आया वो मस्जिद के हक में नहीं था। ये रिकॉर्ड हमारे सामने है। ज्ञानवापी के बारे में भी हमारा ये समझना है कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, उन सब के हिसाब से तकरीबन 600 साल से लोग बता रहे हैं कि वहां इबादत हो रही है। तो जो कुछ देश में पहले हुआ, अगर उस तारीख के इसमें जाएंगे तो हम मुस्तकबिल नहीं बना सकते। इसलिए सबके लिए अच्छा ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 पास कर दिया गया है, सबको उसका पालन करना चाहिए। अगर इसमें हम अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तो इससे देश का भला नहीं होगा। तो हम फिर एक बार हम अपनी सुप्रीम कोर्ट में भी हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ सर्वे कर रहे थे, असरटेन करने के लिए, मालूम करने के लिए, हम कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन सही नहीं है। अभी आपने मुंह की बात जी जी, इसमें जरा एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ। जब 1991 का ये कानून मौजूद है कि अब किसी इबादत गाह की शक्ल को नहीं बदला जाएगा, जो शक्ल 15 अगस्त 1947 तक थी, तो आखिर सर्वे क्यों कराया जा रहा है और सर्वे के नतीजे के बाद क्या किया जाएगा? क्या ये अदालत का और मुल्क का वक्त जाया किया जा रहा है? जब आप उस पोजीशन को बदल नहीं सकते हैं कानून के मुताबिक, तो सर्वे कराने के मतलब ही ये है कि आप एक बहस छेड़ना चाहते हैं मुल्क में और एक पूरे मुल्क को एक चार्ज करना चाहते हैं, तो इसका बड़ा नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि जब मालूम है कि इसका स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता, तो सर्वे कराने का जो प्रोसेस है वो बेमानी है, पूरे मुल्क का नुकसान है और समाज को एक तरह से गलत रुख पर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको अबॉलिश किया जाए, और उसकी वजह तो कुछ लोग तो इस देश को कुछ और बनाने की मांग भी कर रहे हैं, तो मांगे तो होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त मुल्क उस कानून से चलेगा जो कानून इस वक्त मौजूद है। जो कानून इस वक्त मौजूद है उसके मुताबिक मुल्क चलना चाहिए और हमारी अदालतों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो कानून बने हुए हैं उनके मुताबिक ही ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे उन कानून की खिलाफ वर्जी होती हुई नजर न आती हो। इंजीनियर साहब, सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि वो जगह क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये पता लगाने के लिए सर्वे होता है। ये नई किस्म की ये दलील अब आजकल आती है। नहीं, क्यों पता लगाना चाहते हैं अब पता अगर आप लगा लेंगे तो क्या करेंगे? क्या उस जगह की शक्ल को बदला जा सकता है? तो जब बदला नहीं जा सकता, और ये बहुत सोच समझ के कानून बनाया गया है कि अगर इस तरह की चीजें होती गई और हर इबादत गाह के हिस्ट्री और उसके नीचे क्या था वो खोद कर देखने की कोशिश की गई, तो कितने जगहों पर बुद्ध मजहब के मंदिर निकलेंगे, कहीं जैन मंदिरों को तोड़ा गया है वो निकलेंगे, तो कैसे आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? तो इसलिए उस कानून के मुताबिक
अदालतों को भी उसका ख्याल रखने की जरूरत है। एक याचिका बहुत नू की आपने बात की, नू में नो के बारे में बताएंगे जी। हाँ, सर आपने नू की बात की, पिछले अब एक्शन वहाँ पे हरियाणा सरकार कह रही है कि एक्शन लेंगे। 2 दिन से सर बुलडोजर एक्शन वहाँ पे चालू है। आज फिर बुलडोजर से कहीं परमानेंट और कहीं टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स तोड़े गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, एडमिन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बट कुछ अफसर ये भी कह रहे हैं कि जो लोग राइटिंग में उस समय शामिल थे, पत्थरबाजी में शामिल थे, उनके कुछ लोगों के उनके भी ये घर हैं। तो कैसे देखते हैं इसको आप, कैसे देखते हैं जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है सर? और काफी 50 के करीब आज भी जो स्ट्रक्चर्स है ना तोड़े। ठीक है, हमारा ख्याल तो ये है कि अगर वो यानी एंक्रोचमेंट था तो समय यही क्यों पसंद किया गया? यानी ये जो बुलडोजर करने का समय जो है, ये इसके साथ इसका क्या संबंध है? तावड़ू में हुआ ये ज्यादातर जो बुलडोज किए गए हैं, और वो इसका संबंध ये नूह से क्यों जोड़ा गया? असल में ये सारी चीजें जो है वो प्रशासन दूसरी तरह से ये क्या कहते हैं कि दबाव डालना चाहता है, एक खौफ और हिरास पैदा करना चाहता है। जिस तरह से वहां पर यानी डिटेन किए जा रहे हैं लोगों को, जिस तरह से लोग डर डर के अपने घरों से भागकर कहीं और आश्रय ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो सरकार कर रही है, जो प्रशासन कर रहा है, इससे ऐसा लगता नहीं है कि कोई शांति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये तो एक दबाव, एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसमें एक सवाल आप पूछिए वहां की हुकूमत से कि जितने घर और झोपड़ियां बुलडोज की गई हैं, क्या वो मुसलमानों के अलावा और किसी की हैं? अगर ये बात सही है तो हुकूमत का निशाना, हुकूमत का इरादा साफ नजर आता है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। एनक्रोचमेंट हटाने का ये तरीका और वो नहीं है। दूसरा ये कि अगर कोई शख्स क्रिमिनल साबित भी हो जाए तो क्या उसका घर गिरा दिया जाएगा? ये कौन सा कानून कहता है? तो इस पर तो मुल्क में बहस भी चल रही है कि क्रिमिनल अगर कोई साबित भी हो जाए, अभी तो जांच हो रही है कौन लोग थे, लेकिन साबित भी हो जाए तो क्या उसका घर बुलडोज कर दिया जाएगा? तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत तरीके पर हमारे मुल्क को ले जाया जा रहा है, और गवर्नमेंट का ये एक्शन कम्युनली और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और मुस्लिम्स को टारगेट करके ये बुलडोजिंग की गई। शफी मदनी साहब, अभी आपने कहा, और हमेशा जब भी दंगे होते हैं ये कहा जाता है कि ये प्लान्ड वे में हुआ, इसकी प्लानिंग हुई है बाज़ाब्ता। अभी आपने भी कहा कि इस दंगे से देख कर लगता है कि प्लान्ड वे में हुआ। उसी तरह जो हिंदू लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके नेता जो बोल रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि प्लान्ड वे में हुआ। आप मुसलमान भी कहते हैं प्लानिंग से हुआ, हिंदू भी कहते हैं प्लानिंग से हुआ। तो प्लानिंग की किसने? वो लोग गिरफ्त में कब आएंगे? साहब, ये देखने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है, लेकिन हम जब देखते हैं तो पता चलता है ना, ये जो पूरी यात्रा तो मुसलमानों ने तो नहीं निकाली। ये यात्रा जो निकाली गई है वो जिन लोगों ने निकाली, लेकिन इसके साथ वो अनिष्ट तत्व जो है वो शामिल थे, और उन्होंने जो कुछ चाहा था वो हुआ है। तो असल में यह है कि देखना भी हमको पड़ेगा कि किन हालात में यह हुआ है। प्लानिंग जब हम कहते हैं तो वो मुसलमानों का तो इस तरह का प्लानिंग नहीं था। अगर ये यात्रा निकलती ही नहीं तो क्या मुसलमान कोई प्लानिंग करके कहीं जाकर हमला करने वाले थे? तो ये बात सीधी समझ में आती है कि ये कभी कभी प्लानिंग तो अलग तरह के भी होते हैं। हम तो गुजरात से हैं, वो 2002 के प्लानिंग सब हमको मालूम है कि क्या हुआ है। इसलिए ये जो बात जब कही जाती है प्लानिंग की, तो इसके पीछे कोई चीज होती है, लेकिन कोई ये कह दे कि भाई ये तो देखना तो पड़ेगा ना कि ये हुआ किस तरह से, संजोग क्या थे, वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। वहां से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उन लोगों में एक बड़ी तादाद दिल्ली के मुख्तलिफ महल्लों में आकर रह रही है। एक एक घर में 8-8, 10-10 फैमिली आकर रह रही है। डिफरेंट इलाके हैं। क्या आपकी नज़र में यह है, उनको आप कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे? आपके पास तो तजुर्बा गुजरात का है, मुजफ्फरनगर का है, आसाम का है, तो आप वहाँ जो तादाद इससे बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये लोग रिफ्यूजी बन गए हैं अपने इसी देश में, दूसरी रियासतों में। हाँ, तो ये यानी हमारी मालूमात में भी आया है कि ये कुछ हुआ है, दिल्ली की तरफ भी लोग आए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 5
इश्यूज को ख़ास तौर से हाईलाइट किया है, और उनमें सबसे पहला इशू मणिपुर वायलेंस पर है, जो अभी तक जारी है 3 महीनों से। इसके अलावा हरियाणा में पिछले दिनों बहुत वायलेंस और तशद्दुद हुआ। जयपुर बॉम्बे ट्रेन में फायरिंग हुई, और अभी एक रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आई है, उसमें एक बड़ी तादाद औरतों और लड़कियों की जो मिसिंग है 2019 और 21 के बीच में, वो बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। और मीडिया जिसका ताल्लुक आप सब से है, उसके बारे में CSDS और लोक नीति की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है, जो देश में मीडिया की आज़ादी और मीडिया की स्थिति के बारे में बहुत ही अफसोसनाक फैक्ट्स को हमारे सामने लाती है। मणिपुर वायलेंस का जहाँ तक संबंध है, ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए अब बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि 3 महीने से लगातार वहाँ हिंसा जारी है, और कल परसों फिर दोबारा से वहाँ नई हिंसा शुरू हुई। अफसोस की बात यह है कि वहाँ की पुलिस और मिलिट्री और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह इस हिंसा को, वायलेंस को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आते हैं। एक और बड़ी तशवीश और चिंता की बात यह है कि बार बार ये रिपोर्टें आ रही हैं कि लोग थानों को लूटकर हथियार लूट रहे हैं। बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि हथियार लूटे नहीं जा रहे हैं, बल्कि सप्लाई किए जा रहे हैं। आदिवासी कुकी महिलाओं को बरैना करके उनकी परेड कराई गई, उनके साथ गैंगरेप हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई, और ऐसा लगता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज। ट्रोलिंग की शिकायतें भी की हैं, बहुत से लोगों के जॉब्स छिन गए हैं। तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि किस तरह मीडिया का, जो हमारे देश में जो लोकतंत्र का और डेमोक्रेसी का एक 4th पिलर कहलाता है, उसकी पोजीशन आज बहुत ज्यादा कमजोर है। वो आजाद नहीं है, दबाव में है, डर में है, और जो कोई हुकूमत के खिलाफ लिखना या बोलता है, उसे अपने खिलाफ कार्रवाई का पूरा। डेमोक्रेसी के मजबूत रहने के लिए ये जरूरी है कि हमारे जर्नलिस्ट और हमारा मीडिया वो इंडिपेंडेंट हो, उसमें डर और खौफ ना हो, उसके एम्प्लॉयमेंट के छिन जाने का खतरा। ऐसा लगता है कि जैसे हरियाणा में सरकार ही नहीं है, और जिस तरह से ये जलाभिषेक के नाम से जुलूस निकाला गया मेवात के इलाके में, और वहां जिस तरह की हिंसा हुई, ये जो जुलूस है वो वैसे तो पिछले कुछ सालों से निकल रहा है, लेकिन इस बार इस जुलूस के निकलने के पहले बहुत सारी तैयारियां हुई, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए, बहुत सारी ऐसी स्पीचेस प्रोवोकेटिव हमारे सामने आई, और ऐसा लगता था कि इस बार कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। लेकिन इस जुलूस को न तो रोकने की कोशिश हुई, न तो इस जुलूस में अगर कुछ हालात खराब होते हैं तो इसको कंट्रोल करने के सिलसिले में प्रशासन को जो करना चाहिए, हमने देखा कि वो कुछ दिखा नहीं। और इसके बाद उस जुलूस में गड़बड़ी हुई, वहां पर खुलेआम जलाभिषेक के नाम से जुलूस निकाला गया, लेकिन
हथियारों के साथ, तलवारों के साथ, वेपन्स के साथ और नारेबाजी के साथ जिस तरह का एक वातावरण वहां पर खड़ा किया गया, तो इसके बाद जो कुछ वहां हुआ वो होना ही। मेवात में एक लंबे वक्त से बहुत अच्छा माहौल था। बड़ी तादाद में वहां मुसलमान जब रहते हैं तो उनके साथ जो 20-25% हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उनके बीच में कभी कोई क्लेश नहीं रहा। लेकिन अब एक पूरे प्लानिंग के साथ वहां पर यह हालात को बिगाड़े गए हैं और इसी का असर इसके मेवात के सराउंडिंग के एरियाज में भी हुआ। उसी दिन गुड़गांव में रात को एक मस्जिद पे हमला हुआ। मस्जिद के इमाम को शहीद किया गया। इसके साथ एक और शख्स को गवर्नमेंट का फेलोर हमारे सामने आता है। हमारे ये ख्याल है कि ये मस्जिद पर जो हमला है वो फकत मेवात की हिंसा के पेश नजर नहीं है। ये मस्जिद का मसला पहले से भी हम यानी जोर देते हैं कि प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि हालात को साजगार किया जाए। जिन लोगों ने हिंसा भड़काई है, जो लोग इन कामों में मुलविस हैं, और बहुत यानी ऐसे नाम जो सामने आ रहे हैं कि इन लोगों को अब तक उनकी यानी अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनको जब छोड़ दिया गया है तो ये सारे वाकयात जब सामने आते हैं तो इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत प्लानिंग के साथ इसको किया जा रहा है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी ये हो रहा है और अब हरियाणा को भी टारगेट बनाया गया। जमात इस्लामी हिंद ने प्रशासन से, सरकार से ये भी डिमांड की है कि इसमें जो लोग मारे गए हैं उनको कंपेंसेट किया जाए। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई भी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और ये शांति की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो और हालात साजगार हो जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमको ये सोचना है कि ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं। ये वाकयात इसलिए हो रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में इन दिनों पावर सर्कल्स हैं, जिनके हाथ में स्टेट का, यूनियन गवर्नमेंट का जो पावर है, वो ऐसे लोगों को सजा नहीं दे रहा है। वो समझ रहे हैं कि हमको अब कोई सजा नहीं दे सकता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाई दोज हु आर इन पावर। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए जहां पुलिस एहलकारों की तरबियत की जरूरत है, वहीं गवर्नमेंट को भी अपने रवैये को बेहतर बनाना होगा। कि थोड़े दिनों पहले यही पावर सर्कल में, बरेली में, वहां के एक अच्छे ऑफिसर ने कानून पर अमल करने की कोशिश की, अमन बनाने की कोशिश की, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो इससे यह बात साबित होती है कि जो पावर में जो लोग हैं उनको अमन बनाए रखने से दिलचस्पी। कि ट्रेन का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। कहा गया कि वो मेंटली इल था, बाद में उस बयान को वापस भी लिया गया और वो जो आदमी था, जो ऑफिसर था जिसने गोली चलाई, वो उस बॉडी के पास, डेड बॉडी के पास खड़े होकर वो ये कह रहा था कि मुल्क में सिर्फ मोदी और योगी दोनों ही हैं और इन्हीं को वोट देना है। और लोग कह रहे हैं कि ये मेंटली इल है। हमारे एक दोस्त ने मजाक में कहा कि क्या मुल्क में जो भी अब लोग मोदी और योगी कह रहे हैं उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। ये सब सोचने की बातें हैं। जुडिशियल इंक्वायरी हो और जो लोग गलती की है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। साथ ही जो लोग मर चुके हैं ट्रेन इंसिडेंट में, उन सबको, उनके फैमिली मेंबर्स को
रेलवेज में या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में उनको सर्विसेज दी जाए, उनको अच्छा कॉम्पनसेशन दिया जाए, लॉ और जस्टिस का माहौल कायम रहे। इसमें हुकूमत को, मीडिया को अपनी रोल प्ले करना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद मुल्क में अमन के लिए और जस्टिस के लिए हुकूमत के तमाम इक़दामात में ताउन करेगी और मुतालबा करती है कि वो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को, जस्टिस को बनाए रखने की पूरी कोशिश करे। शुक्रिया।